नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्रीय कैबिनेट ने आज कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़े राहत पैकेज की मंजूरी दी है। कैबिनेट का यह फैसला कंपनी के लिए लाइफलाइन माना जा रहा है, लेकिन बाजार के नजरिए से देखें तो इसमें निराशा का पहलू जो है वो ज्यादा दिख रहा है। कैबिनेट के फैसले को आज के मनी सेंट्रल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। सरकार से एजीआर बकाये पर बड़ी राहत मिलने के बावजूद वोडाफोन आइडिया के शेयर 20% तक टूट गए। एफपीओ प्राइस से नीचे फिसलते स्टॉक ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। अब सरकार से तो कंपनी को बड़ी राहत मिली, लेकिन फिर शेयरों में क्यों आई बड़ी गिरावट, इसकी करेंगे पड़ताल। इसके अलावा चर्चा करेंगे फ्रीबीज की और राज्यों की माली हालत की। फ्रीबीज की राजनीति ने राज्यों को तो सत्ता तो दिला दी, लेकिन अब वही योजनाएं जो है उनकी तिजोरी खाली कर रही है। राज्यों की हालत कैसी है, राज्यों को पैसा कहां से आता है और कहां खर्च होता है, एकदम आसान भाषा में इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे बजट की। विकसित भारत के सपने को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बजट से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि आने वाला जो बजट है सिर्फ हिसाब किताब का जो है दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट नहीं होगा, बल्कि उन 25 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का खाका होगा जो बीते एक दशक में गरीबी से बाहर निकले हैं। कैसा रहने वाला है इस बार का बजट, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। साल 2025 का आखिरी दिन वोडाफोन आइडिया के लाखों सब्सक्राइबर्स और निवेशकों के लिए जो है बेहद अहम साबित हुआ। सरकार ने देश की जो है तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी को डूबने से बचाने के लिए एक बड़ा और निर्णायक जो है फैसला लिया। केंद्रीय कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया के पुराने एजीआर बकाये पर जो है फुल स्टॉप लगा दिया है। हालांकि ये राहत है या सिर्फ फौरी तौर पर दी गई ऑक्सीजन, इसे समझना जो है हर मोबाइल यूजर और इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है। तो यहीं पर जो है पिक्चर में शामिल होते हैं प्रवीण सर। वीआई का मामला है सर, आज बहुत बड़ी खबर आई जो है, कैबिनेट की बैठक थी उसके बाद। कैसे देख रहे हैं इस खबर को सर? कुछ असमंजस भी है लोगों के बीच में, कुछ को लग रहा है कि ये बड़ी अच्छी खबर है, बहुत बड़ी राहत पैकेज मिल गई है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। कुछ को लग रहा है कि नहीं है, कोई राहत मिली नहीं है और शेयर जो है आप देखिए 20% जो है डाउन है। नहीं देखिए, लंबे वक्त से पेंडिंग मामला था, बार बार कोर्ट गया, सारी चीज़ें हुई और उसके बाद सरकार के पाले में जब गेंद आई तो आज सरकार ने साल के आखिरी दिन वोडाफोन आइडिया को लेकर अपना सबसे बड़ा फैसला कर दिया। इसके साथ उन स्पेकुलेशंस पे भी विराम लग गया जिनमें तमाम तरह की बातें कही गई थी कि इतना फ़ायदा देगी सरकार, इतनी छूट दे देगी, ये वेवर मिल जाएगा या इस तरह की चीज़ें। मोटी मोटी 2-3 चीज़ें पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी पड़ताल करेंगे कि आखिर इस फैसले का मतलब क्या है कंपनी के लिए। पहली बात तो ये है कि सरकार ने वोडाफोन आइडिया के जो ड्यूज़ हैं, एजीआर बकाया है, उसको 87,695 करोड़ रुपए पे फ्रीज कर दिया है। अब ये फिक्स्ड रकम है जो वोडाफोन आइडिया को एक तरह से सरकार को अदा करनी है जी। दूसरी चीज़, कब से कब तक अदा करनी है जी। इसमें आपने कंपनी को 5 साल का मोरेटोरियम दे दिया है। पहले 2026 में देनी थी, यानी FY 26-27 से इसकी शुरुआत होती। अब इसको FY 32 यानी 2030-31 से शुरू होगा और 2040-41 के फिस्कल में इसको फिनिश करना है। यानी आपको 5 साल के बाद आपको 31-32 से मतलब 9 साल का वक्त है जिसमें आपको धीरे धीरे मतलब जो है चुका है वोडाफोन आइडिया को किस्तों में ये पैसा चुकाना है। मोटी बात यह है कि 87,695 करोड़ के एजीआर बिल को जो है फिलहाल फ्रीज करने की बात तो वो पूरा पैसा आपको 9 साल की अवधि में एक तरह से कंपनी को किस्तों के तौर पर वापस करना है। अब सर जो बात सामने आ रही है, पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे सर कि 5 साल का जो है मोरेटोरियम देने की बात कही जा रही है। सरकार ने वीआई को 5 साल का मोरेटोरियम दिया है। मोरेटोरियम का मतलब क्या है सर, एकदम आसान भाषा में? मोरेटोरियम का मतलब ये है कि 5 साल की अभी और छूट मिल गई। आप 5 साल बाद से जो रकम आप पे बकाया है उसका आप भुगतान शुरू करेंगे। फ्रीज करने का मतलब जितना अभी समझ में आ रहा है उसका मतलब ये है कि आपका ऊपर कोई अब एडिशनल जो बर्डन है किसी भी तरह के बकाए का वो नहीं होगा। ये वो फिक्स्ड अमाउंट है जो वोडाफोन आइडिया को चुकाना है। एक तरह से ये मान सकते हैं ये 2 राहत की बात है, जहां पे एक तो अमाउंट फिक्स कर दिया है, दूसरी चीज आपको 5 साल का मोरेटोरियम दे दिया और 9-10 साल का आपको पीरियड दे दिया है कि इस पीरियड में आपको एक ब्रीदिंग स्पेस बेसिकली कंपनी को यानी जो समस्या हम लोग पहले देखते थे सर कि जो पेनाल्टी है, इंटरेस्ट ऑन पेनाल्टी है जो है, और उसके बाद जो बकाया देना है, वो अब झंझट दूर हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ से असली पिक्चर समझ में आती है कि क्या ये राहत है या ये झटका है कंपनी के लिए जी।
और मार्केट में जो 20% की शेयरों में गिरावट आई, उससे भी इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। अल्टीमेटली कोई भी सरकार ने पैसा माफ नहीं किया। और आपसे ये तो न्यूज रूम में चर्चा कर रहे थे, आप कह रहे थे सर कि ये रकम भी बढ़ गई है, पहले जो है 83,000 करोड़ के आसपास थी, अब उसमें और बढ़ोतरी हो गई। वो जो पिछली 2017-18 का जो एडिशनल डिमांड आई थी एजीआर की, वो सब मिला मिलू के वैसे 83,000 करोड़ थी, अब वो बढ़ के 87,000 करोड़ 700 करोड़ पे 87,700 करोड़ रुपए पे पहुंच गई है। जी। तो कंपनी को अल्टीमेटली इतना भारी भरकम अमाउंट चुकाना है सरकार को, ये बात अब सरकार ने अपनी तरफ से इसको तय कर दिया है। 5 साल की सिर्फ और सिर्फ राहत मिली। एक जो कंपनी ने लगातार बात कही थी, कंपनी के सीईओ की तरफ से कहा गया था कि साहब अगर हमको राहत नहीं दी गई तो हम अगले साल जो किस्त चुकाई जानी है 18,060 करोड़ रुपए के आसपास की, वो पैसा हम चुकाने में असमर्थ होंगे और फिर कंपनी के ऑपरेशंस को चला पाना उसके लिए मुश्किल होगा। तो पूरे देश की, इन्वेस्टर्स की, वोडाफोन आइडिया की और पूरे टेलीकॉम सेक्टर की नज़रें दरअसल इस बात पे थी कि सरकार की राहत किस फॉर्म में वोडाफोन आइडिया को मिलेगी। जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार ने 1 रुपए की राहत वोडाफोन आइडिया को नहीं दी है। टाइम फ्रेम जरूर थोड़ा सा आगे खिसका दिया है। हमारे स्क्रीन पर इस समय जो है सर वोडाफोन आइडिया का शेयर है, आपको दिखा दूं मैं। दिन के दौरान जो है सर इसने 52 वीक हाई के आसपास के भी जो लेवल्स थे उसको टच करते हुए दिखा था। अब 12 और रुपये 80 पैसे के आसपास आता हुआ दिखा था। उसके बाद जो है उसके बाद जो गोते जो खाने स्टार्ट हुए, 10 रुपये 25 पैसे का आज का लो भी है और अभी जो सेटल होता हुआ दिख रहा है वो 11.5% की गिरावट है और 10 रुपये 67 पैसे के आसपास क्लोज हुआ है। सर अब इस कहानी को मैं कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने मनी सेंट्रल में जो है माननीय जो मंत्री साहब थे, टेलीकॉम मंत्री साहब, उनकी जो स्पीच है उसको हम लोगों ने डिकोड करने की कोशिश की थी। उन्होंने भी ये बात कही थी कि देखिए कंपनी का मैनेजमेंट चलाना जो है वो सरकार का काम नहीं है। भले ही हमारे 49% के आसपास की हिस्सेदारी है, लेकिन हम उनके जो डे टू डे ऑपरेशन है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्हीं की इस बात का ये आज फॉलोअप खबर है। जो बात उस समय भी वो कह रहे थे वो बहु वैसा ही होता हुआ नहीं, देखिए एक तरह से ये बात तो जग जाहिर है कि सरकार का इरादा किसी भी कंपनी को चलाने का नहीं है। कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जिसमें सरकार को मजबूरी में स्टेक हासिल करना पड़ा हो, सरकार का चूंकि बकाया इतना था, सरकार को मजबूरी में उस कंपनी में स्टेक लेना पड़ा। लेकिन ऐसे भी बातें आ रही थी सर कि स्टेक भी बढ़ा सकती है सरकार। नहीं, सरकार का स्टेक बढ़ने की बात दूसरी स्थिति से पैदा हो रही थी। सरकार 49% से ज़्यादा स्टेक बढ़ाने की बिल्कुल भी उसमें नहीं है, पोजीशन नहीं है सरकार बढ़ाती जी। तब ये माना जा रहा था कि अगर सरकार छूट देती है तो जो स्पेस क्रिएट होगा वहां सरकार फिर अपना स्टेक को फिर 49% कर सकती है, तो जो छूट होगी उसके बाद इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर जो झटका है कंपनी के लिए वो इस लिहाज से है कि पूरे मार्केट की सबकी उम्मीदें ये थी कि कम से कम इंटरेस्ट का पोर्शन माफ होगा, पेनल्टी का पोर्शन माफ होगा, और जो पेनल्टी पे इंटरेस्ट लगा है तकरीबन 12,000 करोड़ का इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट माफ होगा। ओवरऑल लगभग 40-45 हजार करोड़ रुपए की राहत कंपनी को सरकार की तरफ से मिलेगी। यहां सरकार ने उन सारी उम्मीदों को एकदम से तोड़ दिया है और इसी का असर जो है मुझे लगता है कि सीधे तौर पर दिखाई देता है वोडाफोन के शेयर पर विचार। और बीच में ऐसे भी खबरें आ रही थी बॉस कि जो इतने जो 40 से 45 हजार करोड़ के आसपास का जो आप डेटा दे रहे हैं, बीच में ऐसे भी खबरें आई कि 50% के आसपास का वेवर हो सकता है। 50% तो बिल्कुल 80,000 करोड़ का था, 45,000 करोड़ का अगर वेवर होता तो वो 50% निराशा ही हाथ लगी है। तो ये ओवरऑल निराशा है कि सरकार ने एक पाई की कमी नहीं की। जो सरकार की बकाया है, सरकार को जो देनदारी है कंपनी की, वो जस की तस है। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 5 साल का एक आपको समय दिया कि आप इतने समय बाद से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद 9-10 किस्तों में इस पैसे को आपको देना है। लेकिन सर जो लगातार ये सवाल उठता आ रहा था कि अगले फाइनेंशियल ईयर से जो कंपनी जो है कह रही थी कि हमें जो है ऑपरेशन चलाने में जो है बड़ी दिक्कतें आएंगी, क्या वो दिक्कत अब भी जारी रहेगी या कुछ जो राहत दी गई है मोरेटोरियम के तौर पर दी गई है उससे कुछ फायदा मिलेगा? नहीं, फायदा मिलेगा भाई। जो 18,000 करोड़ की जो किस्त सरकार को इस मार्च में देनी थी कंपनी को, मार्च अप्रैल में, वो कंपनी को नहीं देनी, तो 18,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे कंपनी के अभी बच गए। फौरी राहत है अगले 5 साल के लिए जी। अब इन 5 साल में कंपनी को अपने पूरे बिजनेस को रिवाइव करना होगा, एक बात। दूसरी बात, एक बड़ी चीज जिस पे बैंकों की नजर थी कि जो 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज
कंपनी जुटाना चाहती थी अपने केपेक्स के लिए। केपेक्स का पूरा तो खैर उनका आइडिया 50-55 हज़ार करोड़ रुपए का था। नए निवेशक भी ढूंढ रही थी। बिल्कुल। तो वो अब बैंक क्या कंपनी को 25,000 करोड़ रुपए देंगे, ये एक सवाल या निशान है, क्योंकि बैंकों की नज़र इस बात पे थी कि सरकार पहले तय करे कि हम क्या छूट देने वाले हैं, कंपनी के रिवाइवल के चांस कितने पैदा होंगे। अब इस सरकार के फैसले के बाद क्या बैंक इस बात के लिए तैयार होंगे कि हम इसको पैसा इतना दें, क्योंकि 87,000 करोड़ का बर्डन अभी कंपनी पे बना हुआ है। जी जी सर, एक और पॉइंट है जो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में जो सरकार को कहा था कि एजीआर बकाया की जो दोबारा जांच और जो मिलान जो रिकंसिलिएशन की जो अनुमति दी थी सर, उस मामले को भी मैं आपसे समझना चाहूँगा। उसमें कहा गया था कि सरकार ने भी माना था कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो है जो कंपटीशन है और जिस तरह से जो डुओपोली हम नहीं बना के रखना चाहते हैं उसको तो हम तोड़ना चाहते हैं। उस बात को आप थोड़ा सा समझाइए, रिकंसिलिएशन वाला सुप्रीम कोर्ट वाला मामला। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रिकैलकुलेट करने की बात कही थी कि आप पूरे पहले ये निकल के आया कि जो पहले ये निकल के आया था कि जो एडिशनल डिमांड आई है केवल इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को साफ किया और ये कहा कि हम पूरी की पूरी सरकार को मैंडेट दे रहे हैं कि जितना एजीआर है सरकार उस पर फैसला ले सकती है, इसका कैलकुलेशन देख सकती है, बाकी चीज़ें देख सकती है। सरकार ने कहा कि हम जो भी फैसला करेंगे वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के बताए गए आदेश की परिधि के अंदर होगा, दायरे में होगा, उसके बाहर जाके कोई फैसला नहीं करेंगे। और अब सरकार ने फैसला ये दे दिया है, जहां सरकार ने कहा कि छूट 1 पैसे की आपको नहीं दी जाएगी, भले हमारा स्टेक लंबा चौड़ा कंपनी में क्यों ना हो। अब इससे होगा क्या, इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस या आपके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। देखिए, एक तो सरकार ने इसके जरिए, जितनी बात मुझे समझ में आती है, एक तो सरकार ने इसके जरिए फ्यूचर में होने वाले सारे लिटिगेशंस का रास्ता बंद कर दिया है। आज अगर वोडाफोन आइडिया को सरकार 10, 15, 20 हज़ार करोड़ रुपए की राहत देती तो कल को कंपनियों की कतार लग जाती सुप्रीम कोर्ट के आगे और उसके बाद सरकार के आगे कि साहब आपने ये फैसला दिया था वोडाफोन के मामले में, हम भी इसी कगार पे हैं, कर्ज से डूबे हैं, मरे जा रहे हैं, आप हमको भी वेवर कीजिए, हमको भी बेल आउट कीजिए। और तब सरकार के सामने मुश्किल होती कि साहब उनको उस कंपनी किसी दूसरी कंपनी को सरकार कैसे मना करती। अल्टीमेटली अगर प्राइवेट सरकार की जिम्मेदारी सरकारी कंपनियों के लिए तो है, मान लीजिए बीएसएनएल को सरकार बचा रही तो वो सरकार की एक तरह से उत्तरदायित्व, साहब इतने सारे कर्मचारी हैं, भारी भरकम खजाने से कंपनी खड़ी की गई है, वहां बचाना सरकार का एक दायित्व दिखाई भी देता है। लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी को सरकार बचाने के लिए बेल आउट करने की, अभी इंडिगो का मामला हुआ जी, इंडिगो की पूरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, दुनिया भर का तामझाम वहां पे हुआ, हजारों लोगों को परेशानी हुई, सरकार की भी बड़ी किरकिरी हुई। अब मान लीजिए इंडिगो कल को कोलैप्स हो जाए इन्हीं सब ऑपरेशनल ग्लिचेस की वजह से, तो क्या सरकार उस कंपनी को बचाएगी? सरकार ने एक लंबे वक्त तक एयर इंडिया को बचाने की कोशिश की, अंत में सरकार ने थकार के उसको मतलब बड़े सस्ते कह सकते हैं कि उस दाम में जो है निकाला। तो प्राइवेट किसी कंपनी को बचाने, कल को एयरटेल सुप्रीम कोर्ट चली जाती और ये सवाल भी आया था सरकार के सामने कि क्या अब एयरटेल को भी होगा, तो उन्होंने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट आदेश देगा, अगर ऑर्डर करेगा तो हम देख लेंगे वोडाफोन, लेकिन वोडाफोन का आदेश सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन के लिए है। तो सरकार ने मेरे ख्याल से कोशिश की है कि फ्यूचर में कोई भी लाइन न लगे सुप्रीम कोर्ट के आगे, किसी भी बंद होती कंपनी, कोई भी बंद हो रही कंपनी अपने मिसमैनेजमेंट की वजह से, और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे चली जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके सरकार के पास आगे खड़ी हो जाए। जी एक लास्ट सवाल सर कि वीआई के फ्यूचर पर जो बिगर पिक्चर जो मैं पूछता हूं लगातार आपसे, 2 लाख करोड़ के आसपास का जो है अभी भी कर्ज है, उसमें एजीआर ड्यूज वाला मामला जोड़ दीजिए और कुछ कर्ज वर्ज हैं, तो अभी भी सर कठिनाई होगी या कुछ जो है राहत? नहीं, निश्चित तौर पर कठिनाई है। और मैं 2 लाख करोड़ सर, मुझे ये लगता है कि हो सकता है वोडाफोन अपने इस मामले को लेके, जिस तरह की जो सरकार ने दिया है आफ्टर रीडिंग गवर्नमेंट का जो फैसला है, कैबिनेट का जो डिसीजन है, उसको पढ़ने के बाद हो सकता है वोडाफोन आइडिया फिर से सुप्रीम कोर्ट जाए और वहाँ कहे कि साहब जो आपने आदेश दिया था कि इनका पूरा रिकैलकुलेट किया जाए, राहत दी जाए, क्या दी जा सकती है, इसमें तो सरकार ने कोई हमको ऐसी राहत दी नहीं। तो हो सकता है वोडाफोन आइडिया इंडिविजुअली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाए कि ये राहत के जरिए हमारे बचना मुश्किल है जी। लेकिन अब कोर्ट क्या फैसला करेगा ये फिर देखने वाली बात होगी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चुनावी जीत का सबसे भरोसेमंद जो है फॉर्मूला बनी मुफ्त योजना यानी फ्रीबीज, अब राज्यों के लिए जो है आर्थिक जाल बनती जा रही है। हालत यह है कि कमाई का बड़ा हिस्सा जो है वेतन, पेंशन, सब्सिडी और पुराने कर्ज के ब्याज में खत्म हो रहा है।
जबकि जो है विकास यानी डेवलपमेंट के लिए जो हाथ है वो एकदम लगभग खाली है। कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना जो है मजबूरी बन चुका है और कुछ राज्य दिवालिया होने की कगार पर खड़े हैं। सवाल ये है कि क्या फ्री स्कीम की जो है राजनीति राज्यों को आर्थिक तौर पर जो है खोखला कर रही है। प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, लगातार जो है इस बात को भी लो है हम लोग मनी सेंट्रल में जो है लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं और कई जो है रिपोर्ट्स, चाहे नीति आयोग की रिपोर्ट और तमाम जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चीज़ जो है बेहतर राज्यों के फ्रंट से नहीं है। कई राज्य जो हैं इतने कर्ज के तले, बोझ के तले जो दबे हुए हैं कि उनको अपने पेंशन देने में आफत आ रही है। और कई राज्यों का तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी जो है बात कही थी कि हम लाना चाह रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। हालत ऐसी होगी कि वो पेंशन भी नहीं दे पाए और जो करंट में नौकरी कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी, उनके वेतन पर भी जो है आफत आती हुई दिख रही थी। तो ये समस्या जो है अब व्यापक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सरकारों की, राज्यों की जो कमाई का एक बड़ा हिस्सा, तकरीबन 80% हिस्सा आपका सैलरी, पेंशन, फ्रीबीज स्कीम्स और इंटरेस्ट के पेमेंट पे विशाल जा रहा है जी। और ये जो है वो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च जो है उसकी 2025 की जो रिपोर्ट है उसमें ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने निकल के आया है। ये आंकड़ा ये बताता है कि राज्यों के यहाँ आर्थिक हालात कैसे हैं। राज्यों की वित्तीय स्थिति पे ऐसा नहीं है कि ये पहली रिपोर्ट आई है, इसके ठीक पहले नीति आयोग की फिस्कल हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद आरबीआई की एक बड़ी रिपोर्ट आई थी राज्यों के जो आर्थिक स्थिति या आर्थिक हालात हैं उसको लेके। आरबीआई ने भी राज्यों को चेताया था कि भैया अपनी कर्ज की स्थिति को दुरुस्त करिए, आपके हालात ठीक नहीं है। और अब जो ये पीआरएस की जो रिपोर्ट आई है रिसर्च की, ये साफ तौर पे ये दिखा रही है कि राज्यों की हालत पेंशन, सैलरी, फ्रीबीज और आपके जो ब्याज की अदायगी है उसने पूरी तरह से राज्यों की एक तरह से कमर तोड़ दिया। अलग अलग राज्यों की स्थितियां बड़ी खराब दिखाई देती हैं। सर, कुछ राज्यों का डेटा है, मैं वो ऑन स्क्रीन में पढ़ना चाह रहा हूँ। देखिए, पंजाब कहा जा रहा है कि इस साल जो है 90,000 करोड़ का जो है पुराना कर्ज जो है इनको चुकाना है, पे करना है। पहले ही 20,000 करोड़ रुपए जो है ये बाजार से उधार ले चुके हैं। अब कर्ज चुकाने के लिए इनको कहा जा रहा है कि ये और कर्ज लेंगे सर, तब रिपे कर पाएंगे। राजस्थान अगला राज्य है, 1.5 लाख करोड़ का जो है ये मूलधन, यानी जो इसको आप प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, उसको चुकाने का इन पर दबाव है। 32,000 करोड़ के आसपास इन्होंने कर्ज ले रखा है। बकाया रकम उसकी कर्ज सीमा से भी ज़्यादा बताया जा रहा है सर। मतलब कर्ज उतारने के लिए इनको भी जो है फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। चुनावी वादे जो हैं वो राज्यों को दिवालिया करते हुए नजर आ रहे हैं सर। बिहार, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश का कर्ज जो है उनकी जीडीपी के करीब 1/3 उससे ज़्यादा जो है ये पहुँच चुका है। बिहार का बात है कि जो जीडीपी के मुकाबले आपका जो कर्ज है वो डेट टू जीडीपी रेशियो ना सर, बिल्कुल डेट टू जीडीपी रेशियो 1/3 यानी 33% या 30% के अराउंड इन राज्यों का विशाल पहुंच गया। ये बड़ी गंभीर बात है। और कितना होना चाहिए सर? मामून 5% 10% को हेल्दी माना जाता है। 15-20% तक का अगर आपका डेट टू जीडीपी रेशियो है तो वो तब भी चलता हुआ दिखाई देता है। और इसमें आप समझिए कि इसका असर ये हो रहा है कि राज्यों को जिस पैमाने पे अपने फ्रीबीज और पेंशन और सैलरी पे पैसा खर्च करना पड़ रहा है उसकी वजह से जो बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की या राज्य की, वहाँ पे केपेक्स जा नहीं पा रहा है। राज्यों के पास केपेक्स के लिए पैसा नहीं बच रहा है विशाल। जी। और सर, ये हालत जो है ये छोटी राज्य या जो बीमारू राज्य हैं उनकी नहीं है, बड़े राज्यों की भी हालत खराब है। महाराष्ट्र, कर्नाटक की बात की जाए सर तो कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ वेतन पेंशन में जा रहा है। डेवलपमेंट के लिए बहुत कम पैसा यहाँ भी बच रहा है। राजस्थान समेत कई राज्यों में जो सर 45 गीगावाट की जो सोलर ऊर्जा परियोजनाएं हैं ये अटकी हुई हैं। सरकारें बिजली खरीद समझौते नहीं कर पा रही। देखिए, अब ये पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है। सरकारें, राज्य सरकारें अपने यहाँ पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं कर पा रही। इसका मतलब यह है कि राज्यों में बिजली का संकट पैदा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जो डिस्कॉम्स हैं राज्यों के अंदर जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो उनको सरकारों को बेल आउट करना पड़ता है, फिर उनको पैसा देना पड़ता है क्योंकि उनके पास पैसा खरीदने के लिए, बिजली खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो बड़ी जो रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादातर राज्यों में बना हुआ 2023-24 में ये जो स्टेट्स के जो जीडीपी है, जीएसडीपी है, उसका 0.4% पे था जी। तो ये गैप जो है आपकी कमाई और आपका खर्च वो दरअसल एक खाई राज्यों के बीच में जी। अब इसका समाधान क्या होगा? इस पर कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं सर कि नई जब सरकारें आती हैं तो वो जो पुरानी सरकार हैं उनकी योजनाओं को कंटिन्यू करते हुए दिखती हैं। इसको मैं ऑन स्क्रीन में नाम लेना चाहूँगा सर। मान लीजिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, यहाँ कहा गया कि जो बिजली है
वो 200 यूनिट के आसपास फ्री है, पानी फ्री है, मीठे पानी की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा बस फ्री है, तमाम चीज़ें फ्रीज थी। अब बीजेपी की जब सरकार आई सर, उन्होंने भी इस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसको जारी रखा। तो कहा जा रहा है कि उनको डर होता है कि कहीं उनका जो वोट बैंक है वो नाराज़ ना हो जाए। इस पर क्या समाधान होगी सर? लेकिन उन्होंने एक एक्सेप्शनल ये भी बात कही कि असम जैसे राज्यों को अगर देखा जाए उदाहरण के तौर पर, तो वो जो है पुरानी योजनाओं को खत्म करते हुए नजर आए और वहाँ उनकी जो स्थिति है वो कुछ बेहतर होती हुई दिखी। नहीं, तो ये जो नीति आयोग की भी जो रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि फिस्कल हेल्थ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा, उसके बाद गोवा और उसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। और अब जो खजाने का जो पूरा मिसमैनेजमेंट है वो दरअसल केवल और केवल फ्रीबीज तक सीमित नहीं है। राज्य पैसा जुटाने में यानी रेवेन्यू कलेक्शन में भी फिसड्डी साबित हो रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जो अपने बजटरी एस्टिमेट है, बजट में जो तय किया गया कि हम साहब 1 लाख करोड़ रुपए जुटाएंगे, उसका 10% कम जुटा पाए। इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हो रहा है कि चूंकि राज्यों का रेवेन्यू कलेक्शन कम है तो राज्य केपेक्स पे पैसा कम खर्च कर पा रहे हैं। तो जो केपेक्स पे कई राज्य ऐसे हैं जो 20% तक उनको कटौती करनी पड़ी। अब केपेक्स का सीधा मतलब ये होगा कि आप अपने यहाँ सड़कें हो गई, अपने यहाँ पुल हो गया, पुलिया हो गया, ऐसी जो चीजें हैं इसको कर पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जी सर, सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ जो है बात वो मैं लाना चाहूँगा इस स्टोरी में। उन्होंने भी सख्त जो है चेतावनी दी थी। 12 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि चुनाव के वक्त जो है फ्रीवीज का ऐलान करना गलत है। मुफ्त राशन और पैसे देकर लोग जो है काम नहीं करना चाहते और जो है एक ना काम करने वाली जो जमात है वो खड़ी होती हुई नजर आ रही है। इस पर क्या कहना हो आपका है सर कि फ्रीबीज की बात जो पॉलिटिक्स जो है? नहीं, फ्रीबीज की देखिए अभी हम जो बात कर रहे थे, कल परसों में ही हमने बात की संजीव सान्याल की जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात कही। फ्रीबीज का टारगेट आपका कौन है, दरअसल ये देखना होगा। अब सरकार 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त में राशन देती है तो वो एक टारगेटेड उसका ऐसा तबका है जिसको आपको अपलिफ्ट करना है। और वो अभी ही एक आंकड़ा आया जिसमें कहा गया कि भारत अब चौथी अर्थव्यवस्था बन गया दुनिया की सबसे बड़ी। लेकिन अभी भी अगर आंकड़े देखें तो 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। अब इन लोगों को गरीबी की रेखा के बाहर अगर आपको लेकर आना है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको देना पड़ेगा। महिलाओं को बहुत सारे राज्यों ने चलाया डीबीटी की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हर राज्य में अब चुनाव जीतने का एक कारगर नुस्खा ये हो गया है कि महिलाओं को सीधे खाते में पैसा पहले तो सर ये रकम 1000-2000 के आसपास हुआ करती थी, अब तो ये सीधे 10,000 पे पहुंच गई है। तो ये उसमें जहां पे कि अब आपका टारगेट ऑडियंस इतना बड़ा है जिसको मतलब उसमें अगर आप वर्ग विभाजित करिए कि साहब बहुत गरीब है, बेहद गरीब लोग हैं, वहाँ महिलाओं को अगर आप टारगेट करते हैं, उनको देते हैं। हर महिला को अगर आप बस में फ्री यात्रा कराएंगे तो हर महिला को अगर मेट्रो में फ्री आप जर्नी का वो देंगे या किसी भी व्यक्ति को तो वो फिर उस पर्पस को सॉल्व नहीं करता जिसके जरिए आप अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं सोसाइटी के किसी एक खास तबके का। यहाँ पे एक इश्यू है, सब्सिडीज की भी एक बहुत बड़ा मसला है जहां राज्यों ने 3,18,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इसी में महिलाओं का आता है कि 1,68,000 करोड़ रुपए महिलाओं के सीधे खाते में ट्रांसफर करने में राज्यों ने खर्च किया। लाडली बहन योजना का भी जिक्र किया जा रहा है सर, बहुत सारी हर राज्य में है लाडली बहन जैसी योजनाएं, हर राज्यों में है और इसको एक बड़ा सटीक वो मान लिया गया फॉर्मूला कि चुनाव जीतना है तो आप महिलाओं का वोट हासिल कीजिए। एमवाई समीकरण बना लिया जाता है सर कि जो महिला और प्लस यूथ, अगर इन दोनों को साथ लिया गया तो जो है राजनीति जो है आसान हो जाती है। लेकिन एक एडिशनल जानकारी मैं आपको देता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये हाल फिलहाल की जो है फ्री बीज का जो इतिहास है, इसका इतिहास जो है भारत में 70 साल से भी कहीं ज़्यादा पुराना है सर। और राज्यों को लगता है क्या कि हम चुनाव में पार्टियां पहले ये ऐसा सोचते हैं कि हम चुनाव में जो वादा कर रहे हैं उसके लिए बजट कहाँ से आएगा, सवाल ये आता है, पूछा भी जाता है। तो पार्टियों क्या ना होता है, ठीक है वो सब हम इंतजाम कर लेंगे, आप उसकी चिंता ना कीजिए। इंतजाम कहाँ से करेंगे? इंतजाम करेंगे हम कर्ज लेके, टैक्स भी नहीं बढ़ा रहे, कर्ज लेके हम इंतजाम करेंगे। कर्ज कहाँ से लिए? बोले बाहर से इधर उधर से कर लेंगे, ऊंचे ब्याज पे कर्ज लिया जाएगा वो। तो अब आप राज्यों का आरबीआई की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि कुछ सालों में बड़ी तेजी से राज्यों का कर्ज बढ़ा है। पहले लगभग 48 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था जो अब 83 लाख करोड़ के पार हो गया है राज्यों का कर्ज। तो ये एक जो है बड़ा चिंताजनक टिपिकल सिचुएशन है जहां राज्य कर्ज के जरिए अपनी
जो लोक लुभावन स्कीमें हैं उनको पूरा नहीं करना सर, चाहते हैं विचार। आप देखिए ना, मनी सेंट्रल में हम लोग इस बात को भी तो डिस्कस करते हैं ना कि यूएस को अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, बिल्कुल। 28 से 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है और उसके ऊपर कर्ज कितना है, 38 ट्रिलियन डॉलर का। तो हम लोग लगातार इस बात को डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिस्ट भी कहते रहते हैं कि कोई अच्छी तस्वीर थोड़ी आप पेश कर रहे हैं। नहीं, अगर आप कर्ज ले रहे हैं, कर्ज के जरिए अगर आप केपेक्स के तौर पे उस कर्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि आप राज्य में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा एक खड़ा कर रहे हैं जिसके जरिए रोजगार जॉब मिलेगा। निकलेंगी, जिसके जरिए इंडस्ट्रीज आएंगी, जिसके जरिए आप लॉन्ग टर्म की कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर आप उस कर्ज का इस्तेमाल अगर आप फ्रीबीज बांटने में करते हैं तो जाहिर तौर पे वो राज्यों के फिर इंटरेस्ट पेमेंट पे बड़ा पैसा जाने लगता है। और क्या है, मान लीजिए आप 5 साल के बाद अगर हार गए तो वो पूरा देनदारी जो दूसरी अगली सरकार को देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बजट 2026 की जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में जो है इकोनॉमिस्टों के साथ मिलकर जो है कुछ सुझाव लिए। बैठक में उन्होंने साफ किया कि सरकार की नज़र जो है सिर्फ सरकारी खजाने पर नहीं बल्कि आम आदमी की जेब और उसके फ्यूचर यानी भविष्य दोनों पर है। प्रवीण सर, गरीबी से बाहर जो निकले जो है 25 करोड़ लोगों की नई ज़रूरतें, घटती जो है घरेलू बचत और जो है वैश्विक दबाव जो है ये बड़ा चैलेंजेस हो सकता है, उसको मैं आपसे समझना चाहता हूँ। नहीं, प्रधानमंत्री ने कल जो बैठक की नीति आयोग में इकोनॉमिस्ट्स के साथ और सेक्टोरल एक्सपर्ट्स के साथ जो बैठक की, वित्त मंत्री भी थी वहाँ पे, उसमें कुछ बड़े जो एक रोड मैप पे काम करने का संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है और उसके साथ ही इकोनॉमिस्ट्स ने कुछ बड़े मसलों को फ्लैग भी किया उनके सामने कि साहब ये समस्याएं हैं जी। तो प्रधानमंत्री का सीधे तौर पे मानना है कि जो नींव रखी है हमने कुछ वक्त पहले रिफॉर्म की, उसका चक्का हमको तेज करना, उसके इंजन को हमको पूरे फुल थ्रॉटल में आगे बढ़ाना है। यानी सीधे तौर पर देखा जाए सर तो रिफॉर्म वाला बजट होगा। डेफिनेटली ये बजट रिफॉर्म वाला बजट साबित होने वाला है, ये तय चीज है लगभग, और इसके संकेत प्रधानमंत्री ने अपनी इस बैठक में साफ तौर पे दिए विचार। जी सर, कुछ सेक्टर्स हैं जिन पर उन्होंने फोकस देने की बात कही है। कहा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि आने वाले बजट और जो नीतियों में यानी जो पॉलिसीज़ में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को जो है ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। इसके अलावा मिशन मोड में जो है सुधारों की ज़रूरत भी बताई है उन्होंने। कहा है कि ताकि जो है भारत जो है वैश्विक स्तर पर मजबूत बन सके, और जिस तरह से हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं सर 2047 तक जो है डेवलप्ड इकॉनमी का जो तमगा लेना है हमें, और उसके बाद अपनी जो है 4 ट्रिलियन डॉलर 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनना है, वो भी रफ्तार को जो है हम लोग को कैच करना है सर। बिल्कुल, 4.18 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी भारत बन गया और जापान को पछाड़ के चौथी इकॉनमी बन गया। माना जा रहा है 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी भारत बन जाएगा। जी, लेकिन सर कुछ चैलेंजेस हैं, अब वो उन पर मैं आपसे जो है डिस्कशन करना चाहूँगा। कई जो है इकोनॉमिस्ट ने जो चिंता जताई कि घरेलू परिवारों की जो है वित्तीय बचत जो है वो कम हो गई है, जो उनका जो डिपॉजिट्स है उनके पास, जो उनके हाथ में पैसा कम बच रहा है, इसके पीछे क्या तर्क आप देख रहे हैं और ये कितना चिंताजनक बात है सर? नहीं, बिल्कुल ये एक बड़ी समस्या है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री के सामने किया गया, और लंबे टाइम से अगर ख़ास तौर पे आप देखेंगे तो देश का जो मध्य वर्ग है, मध्यम मिडिल क्लास है, वो इस समस्या से जूझ रहा है। पहले महंगाई बड़ी एक दिक्कत थी जो सीपीआई के आंकड़ों को अगर आप उसको आधार मान लें, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो महंगाई ने लोगों का बजट बिगाड़ा है और महंगाई ने लोगों के सेविंग के तरीकों को भी पूरी तरह से गड़बड़ा दिया है। तो जो हाउस होल्ड सेविंग है पहले वो 10-10.5% हुआ करती थी, वो अब घट के 7-7.5% पे आ गई है। इकोनॉमिस्ट्स ने इस बात के लिए चिंता जताई है कि सरकार को इस मामले में कुछ गौर करना पड़ेगा ताकि लोगों की जो हाउस होल्ड सेविंग्स है वो उसमें जो है वो उसको सुधारा जा सके। जी, अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की भी बात कर लेते हैं। उनका कहना है कि सरकार का जो लक्ष्य है वो कर्ज को घटाना है और जीडीपी के मुकाबले जो है कर्ज का जो अनुपात यानी जो रेशियो है सर उसको भी कम करने की बात कही जा रही है। तो इसके लिए फिर कुछ एक्सपर्ट्स ने उनको सुझाव दिया कि एफआरबीएम ढांचे की तरह ही जो आने वाले वर्षों में जो है राजकोषीय जो घाटे और सरकारी उधारी का जो है साफ तौर पर जो है रोड मैप जारी करना चाहिए। तो जिस तरह से सर फिस्कल डेफिसिट को हम लोग को बैलेंस करके चलने की जरूरत है, अपने टारगेट्स को मीट करने की बात कही जा रही है, इसके अलावा भी और तमाम कुछ फैक्टर्स। एक बड़ी चीज़ ये जो फ्लैग किया गया मसला कि साहब सरकार को अपना जो पूरा का पूरा रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है, केपेक्स को उसको एफआरबीएम के लाइन पर लेके आने की ज़रूरत है, जिसमें ये क्या कहा गया है कि सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपका जीडीपी का 3% के आसपास होना चाहिए। ओके। पिछले साल जो सरकार का बजट जो था जो मौजूदा वित्त वर्ष के लिए उसमें 11,21,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स दिया, जो 3% के जीडीपी के हिस्से से ज़्यादा बैठता है। तो
इकोनॉमिस्ट का कहना यह है कि इसको सरकार को थोड़ा घटाने की ज़रूरत है। हिस्सेदारी किससे देने की ज़रूरत है? सरकार को स्पेस छोड़ना होगा प्राइवेट केपेक्स के लिए, प्राइवेट कंपनियों के लिए, ताकि वो आगे आए, केपेक्स लगाएं, वहाँ से पूरा का पूरा इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। एक ये बहुत बड़ा मसला फ्लैग किया गया। दूसरी एक बड़ी बात ये की गई है कि 25% लगभग सरकार का जो बजट का हिस्सा है वो इंटरेस्ट के पेमेंट में जाता है। यहाँ भी वही बात आ रही है। वहाँ आपको अपने कर्जों को इस तरह से कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि आपका ये खर्चा जो है इंटरेस्ट रीपेमेंट का, यहाँ पे इसको आप बचा सकें। जी, और सर इस बजट में क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं? एक एडिशनल मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि जो रिफॉर्म्स की जो बात मैं कह रहा हूँ ये अभी जीएसटी बचत महोत्सव तक ही जो सीमित नहीं रहेगी, आगे भी होगी। सबसे बड़ी बात यह है, अगर हाउस होल्ड सेविंग की, अगर आपकी, मेरी, हम तमाम जो लोग हैं उनकी जेब की अगर हम बात करें, तो अगर सरकार हाउस होल्ड सेविंग्स को जो 10.5% से घट के 7-7.5% पे आ गई, अगर इसको बढ़ाने की बात करती है तो सरकार को सीधे तौर पे सोचना होगा कि आपको इनकम टैक्स में कुछ चीज़ों को फिर फेरबदल करना होगा। वहाँ से जब आप राहत देंगे तो लोगों की जेब में कुछ पैसा वापस आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लोगों के खर्च बहुत हैं। तो क्या सरकार इनकम टैक्स के मोर्चे पे इस बार कुछ राहत दे सकती है, जैसे स्लैब को बढ़ाना हो या इस तरह की क्या कुछ राहत दे सकती है? क्या नए टैक्स रजीम में कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर सकती है जिससे लोगों के जेब में थोड़ा पैसा ज़्यादा बचे? ये विशाल सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।